नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग? बड़ा दिन हो जाता है इंतजार करते करते कि संडे वाली वीडियो कब आएगी, और संडे आता है तो ही ये वीडियो आती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना हम थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं पूरे बाजार का, पूरी दुनिया का, देश दुनिया में क्या हुआ, पिछले हफ्ते क्या हुआ, आगे क्या होने की संभावना है। जितना हमारे मस्तिष्क पे चीजें आती हैं वो सारी चीजें हम आपको एज इट इज बता देते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, जैसे पिछली बार के एनालिसिस अगर आप देखोगे, पूरे हफ्ते हमने 48,050 का लेवल बोला था पिछले संडे वाली वीडियो। आप लोग ना पहले जिस भी क्रिएटर की वीडियो देखा करो, आप ये देखा करो कि उसकी बातें सटीक तरीके से आपके लाइफ में कुछ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर कुछ प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। वो पूरा का पूरा हफ्ता मार्केट नीचे रहा। अब इस हफ्ते में क्या प्रेडिक्शन करने वाला हूं वो इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन अभी बाजार ना थोड़ा गर्मी के माहौल में है, और ये यहां पर डिसीजन बनाना मुश्किल हो रहा है कि क्या फिर से एक बहुत बड़ा मार्केट गैप डाउन देने वाला है। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक के एक रिजल्ट की वजह से मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला था, करीब करीब 900 से 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी गैप डाउन था। एडीआर जो था एचडीएफसी बैंक का, वो एडीआर था 8%। इस बार एचडीएफसी बैंक का जो Q4 का रिजल्ट आया है वो तब आया है जब सारे के सारे मार्केट, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, क्लोज्ड थे। तो इसकी एनालिसिस पूरी की पूरी हम लोग करेंगे। क्या है रिजल्ट, कैसे है रिजल्ट, उसके ऊपर मैं अभी धीरे धीरे आऊंगा। लेकिन उसके पहले हम लोगों को यह चीज समझनी है कि इस बार क्या ऐसे हो सकता है कि फिर से एचडीएफसी बैंक के अंदर टॉप नेगेटिव बनने लगे, और एचडीएफसी बैंक जो थोड़ा बहुत अभी संभल रहा है वो फिर से गिर जाए। आपको क्या लगता है, आप वीडियो के लास्ट में बताइएगा। बट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील कर सकता हूं क्या? अगर आपके पास 1 मिनट टाइम हो तो एक छोटा सा कमेंट लिख देना, क्योंकि कमेंट लिखने से क्या होता है, रीच बढ़ती है, हमें मोटिवेशन मिलता है आगे ऐसे ही आपके लिए तमाम तरह की वीडियो लाने के लिए। आप देखो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा 1 मिलियन नहीं होगा, 1 मिलियन नहीं होगा, मुझे मजा नहीं आएगा। और आप चाहते हो कि मजा आए, और ये मैं मजा सबको देना चाहता हूं, ठीक है, इन राहुल गांधी स्टाइल। सबको ये मजा मिलना चाहिए, तो आप 1 मिलियन कराओगे, ये मजा सबको दिया जाएगा। अब आ जाते हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पे। अब कुछ करना थोड़ी है, आपको गूगल पे जाना है, यहां लिख देना एचडीएफसी बैंक, मैं सही लिख रहा हूं ना, एचडीएफसी बैंक रिजल्ट पीडीएफ, बस इतना लिखना है और सब कुछ कैसे आ जाएगा आपके सामने, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए भैया, यहाँ पर 2023-24 का Q4 का रिजल्ट है, इस पे प्लस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट आ गया, खुल गया फाइनेंशियल रिजल्ट। अब क्या करना है, इसको बस पढ़ना ही तो है। देखो, सबसे पहले स्टैंड एंड ऑल फाइनेंशियल रिजल्ट इनका क्या होता है कि खाली एचडीएफसी बैंक ने क्या क्या किया उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हालांकि मैंने रिजल्ट पहले से पूरा पढ़ लिया, तो मैं मोटी मोटी बातें आपको बताते चलूंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इन्होंने रेवेन्यू पार्ट पर कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। तो इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा खास तो नहीं बढ़ा है, बट आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है भैया, आपने टोटल 89,639 करोड़ का एक छोटा मोटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे कमाई की है। देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मर्जर होने के बाद एक आप क्वार्टर और रुक जाओ, उसके बाद आपको सब कहानी समझ में आ जाएगी। क्योंकि कभी भी किसी भी कंपनी का जब मर्जर होता है ना, तो उसको थोड़ा सा ग्रोथ पाने में समय लगता है। अभी जो फाइनल मेरा कंक्लूजन वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कि आपको कल के दिन मार्केट के अंदर क्या सोचना है। बट अभी आप मोटे मोटे नंबर्स पर सुनो। नंबर क्या बता रहा है कि हाँ भैया ठीक है, इन्होंने थोड़ी बहुत कमाई की हुई है। दूसरा, यहां पर एक जो सबसे बड़ी चीज, मुझे जो सबसे बड़ी निगेटिव चीज लग रही है, वो लग रही है कि भाई आपने प्रोविजंस को 400 करोड़ से सीधे आपने 13,000 करोड़ कैसे कर दिया। यानी आपने 10,000 करोड़ का प्रोविजन लगाया क्यों? इसके पीछे देखो 2 रीजन बताए जा रहे हैं। ये फ्लोटिंग प्रोविजन है, यानी ऐसा होगा ये हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा होने वाला है। या मान लो कभी हमको लगता है, प्रोविजंस क्या होते हैं, छोटा सा सिंपल सा टर्म से समझा देता हूं। मान लो मैं बैंक हूं, मुझे लग रहा है यार कि मेरे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, एनपीएस हैं, वो आगे चल के बढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे बैड लोन्स होने वाले जो मेरे क्रेडिट बुक में वापस नहीं आने वाले, कुछ लेके पैसा भाग गया। तो मुझे लगता है बैंक को 2 डर है। या तो पहले ये हो सकता है कि हमसे बहुत सारी बातें छुपाई जा रही हो, पब्लिक के सामने बहुत सारी बातें ना बताई जा रही हो, कुछ इनके ऐसे बैड लोन्स जरूर होंगे जिसको ये लोग मान चुके हैं कि वो पैसा नहीं आएगा। तो अगला कौन भागने वाला है इंडिया छोड़ के, वो आप कमेंट में बताना। दूसरा, इनको डर है कि भैया ठीक है, हम इतने दिन से तो निगेटिव जा ही रहे हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा और
पैसा अपने पास रिजर्व रख लेते हैं, आगे चल के काम आएगा। क्योंकि देखो बुरा मरता 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 जा ही रहा हूँ, थोड़ा इस बार प्रोविजंस बढ़ा देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा। इन्वेस्टर्स को खुद ही बेचारे एचडीएफसी बैंक को छोटा मान चुके हैं, एचडीएफसी बैंक के नेगेटिव रिटर्न से परेशान हो चुके हैं। तो मुझे ये दो पॉसिबिलिटीज लगती हैं। हालांकि जो फ्लोटिंग प्रोविजंस होता है उसका बहुत मतलब तो नहीं होता, बट ये एक संकेत है कि भैया कुछ गड़बड़ है क्या, ये दाल में कुछ काला है, पूरी दाल काली हो तो बाद में पता चलेगा। उसके बाद अगर हम लोग इनका नेट प्रॉफिट देखें टैक्स पैक्स हटा के, तो इनका जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया है 16,511 करोड़, जो कि मुझे लगता है 0.9% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का या ईयर ऑन ईयर बेसिस निकालना पड़ेगा क्या ग्रोथ है। अब समस्या ये है कि ये तो स्टैंड एंड ऑल वाली चीजें हो गई। अब अगर आप इनके बारे में 2-3 चीजें और सुने होंगे, तो इन्होंने पिछले क्वार्टर के आसपास एक शेयर बेचा था, जिन्होंने इसको फाइनेंशियल से हाउस है क्रेडिला, उसका शेयर इन्होंने बेचा था। उसको बेचकर हालांकि इन्होंने 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट अकेले उस शेयर को बेचकर कमाया था। और अगर हम टैक्स हटा के बात करें तो 5500 करोड़ रुपए का तो भैया तुमने प्रॉफिट केवल और केवल स्टॉक बेच के कमाया है ना। अब इस पूरे के पूरे एनालिसिस में अगर हम ट्रेजरी इनका निकालें तो इसमें 426 करोड़ रुपए तो इसका इसी शेयर का बेचा हुआ है। तो अगर मोटी मोटी बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने कोई बहुत तगड़ा रिजल्ट नहीं दिया है। रिजल्ट इनका एज इट इज रहा पिछले क्वार्टर की तरह। लोन बुक भी इनका बढ़ा है, और लोन बुक में अगर आप एनपीएस देखोगे उस पर थोड़ा सा अच्छा काम किया है। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी मेंटेन हुई है। एक्सपेंशन में अभी भी इनका दिमाग लगा हुआ है। जैसे पहले इनका 5 किलोमीटर का रेडियस था एक्सपेंशन का, अभी ये 1 किलोमीटर में खोलो, यहाँ ब्रांच खोलो, वहां ब्रांच खोलो, वहां ब्रांच खोलो, यहाँ ब्रांच करो। और जो आप देखोगे डिपॉजिट रेशियो, वो अगर आप रिटेलर या ऑनलाइन बैंकिंग या होलसेल देखोगे वो थोड़ा सा घटा हुआ है। तो अब फाइनल वर्डिक्ट की बारी कि सौरभ भाई चलो नंबर्स तो बहुत आपने बता दिए कि नंबर्स ये हैं वो है ऐसे हैं वैसे हैं, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या अगेन हम लोग इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एचडीएफसी बैंक को नीचे जाते हुए देख सकते हैं, या एचडीएफसी बैंक यहां से पॉजिटिव रिट्रेसमेंट या बुलिश डाइवर्जेंस दिखा सकता है? देखो दो चीजें मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। जब भी किसी भी रिजल्ट को देखिए, आपको पता है कि रिजल्ट तो अच्छा आता है तो स्टॉक पिटते हैं, बुरा आता है तो स्टॉक बढ़ते हैं। ये तो इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक के साथ एक समझ लो कि चिपकी हुई कहानी है कि तुम खराब आओगे तो बढ़ाऊंगा, तुम अच्छे आओगे तो मैं तुम्हें गिराऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरा जो कंक्लूजन है वहां पर यह है कि अभी आपने पिछली बार का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा तो वहां पर साफ साफ आपको बताया गया है, या इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज आपको समझाई गई है कि पिछले 6 महीने और आने वाले 6 महीने तक हम एचडीएफसी बैंक से बहुत उम्मीदें नहीं करते हैं। एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट है वो म्यूटेड रहेगा, ये चीज साफ साफ जग जाहिर है। और दूसरी चीज जो रिजल्ट आया हुआ है दोस्तों, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट था, वहां पर एक्सपेक्टेशन था कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ये एक्सपेक्टेशन था कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और इस एक्सपेक्टेशन पे रिजल्ट बहुत खराब आया था। एनपीएच के अंदर काफी बड़ा थी, एक्सपेंशन काफी ज्यादा हो गया था, और जो कासा रेशियो है वो भी सही नहीं था। लेकिन इस बार जो मार्केट के अंदर हल्ला हुआ था या जो मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि भैया एचडीएफसी बैंक का जो आएगा रिजल्ट वो आएगा बैड अर्निंग या कह लो फ्लैट अर्निंग। तो अगर वही चीज मार्केट के अंदर सेम टू सेम आ गई तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुलिश न्यूज है। मैं इसको कोई बेयरिश न्यूज मानता भी नहीं हूं, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर कोई सलाह भी नहीं देना चाहता हूं, मैं बस अपनी एनालिसिस, जो मेरा छोटा सा दिमाग है उस एनालिसिस को आपको मैं यहां पर बताऊंगा। आपके पास देखो यार, एक आदमी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक, आपको फाइनेंशियल्स पता है, आप स्टॉक लो, दूसरा मत लो। आप थोड़ी जाओगे पत्थर मारने के, अरे यार एचडीएफसी बैंक तुमने ऐसा मेरे साथ धोखा क्यों किया, मैं तो टॉप तुम्हारा तो मैं लेके रखा हूं, मैं तो तुम पे सबसे ज्यादा पैसा लगाता हूं। वैसे भी एचडीएफसी बैंक क्या रिटर्न दिया, आईटीसी क्या रिटर्न दिया, कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि ये अभी सुस्ता रहा है, एचडीएफसी बैंक सुस्ता रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, और इस जोन पर मार्केट है कि मुझे लगता है कि इस जोन पर हमें अभी सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी तो नहीं देखनी चाहिए। अब देखो ये तो बात हो गई एनालिसिस की। दूसरी बात हो गई कि आपने रिजल्ट देखा, आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया। टेक्निकल एनालिसिस क्या होगा कल आपको मार्केट खुद ही बता देगा। कल जैसे मार्केट बिहेव करेगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपने पोजीशंस को क्रिएट करना शुरू करेंगे।
अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हम उसी हिसाब से पोजीशन क्रिएट करेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम उसी हिसाब से पोजीशन क्रिएट करेंगे। बट मेरे लिए मुझे जो लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर और आप एचडीएफसी बैंक के अंदर जो अर्निंग है, जो रिजल्ट्स हैं, उसको बहुत अच्छा ना समझें। और मार्केट के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो भी यही समझ रहे थे कि बहुत अच्छा थोड़ी हो जाएगा, कुछ ऐसा ताबड़तोड़ नंबर नहीं देगा। और टोटल मोटा मोटा अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में, आप मेरे को बोलेगा कंपेयर करके बता दे भाई एक लाइन में, भैया कुछ भी नहीं चेंज है। बस एक चीज चेंज है, पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में इन्होंने फ्लोटिंग जो प्रोविजन था उसको 10,000 करोड़ का कर दिया। इससे ज्यादा कोई भी ऐसी चीज मुझे नहीं लग रही है जो पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में बदली हो। तो जब पिछले क्वार्टर में गिर चुके हैं तो और कितना गिरेगा आदमी यार, एक आदमी गिर गया और कितना ही गिरेगा, है ना। समझ रहे हो, ये भी अलंकार है। कौन सा अलंकार है तुम बताना मुझे कमेंट में, ठीक। अब चलो मैं तुमसे एक सवाल करता हूं और आप सब लोग मुझे बताएंगे कमेंट में। अब मैं सोच रहा हूं कि ना एक एक क्विज कर लूं ताकि आपका भी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ता रहे। चलिए मुझे आप लोग बताइए CASA क्या होता है, और सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज CASA। मैं इसका पूरा का पूरा नाम भी आपको लिख देता हूं, मोबाइल तो मेरे पास है नहीं, ठीक है। यहां पर आप इसको लिख दीजिए तो आपको खुद ही पता चल रहा है। मैं रेशियो नहीं बोलूंगा, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं। इसको आपको अपने उसमें बताना है, मतलब मैं लिख दे रहा हूं कासा रेशियो। आपको अपने इसमें बताना है सिंपल फॉर्मेट में कि कासा रेशियो क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है, अगर बैंक के अंदर कासा रेशियो बढ़ रहा है घट रहा है, क्या इंपैक्ट करेगा। ये सेम चीज आप कॉपी करके अपने हिसाब से देख लेना गूगल पे, क्या है कैसे है, थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, उसको कमेंट में आप लोग लिखना। अब आ जाते हैं देश दुनिया के बारे में। देश दुनिया के अंदर ना बड़ा मिक्स्ड सेंटीमेंट रहा है। देश दुनिया के अंदर बड़ा मिक्स सेंटीमेंट रहा है। इजराइल और ईरान का वार थोड़ा सा यहाँ पर हमें पॉज होते हुए दिखा है, लेकिन ये अमेरिका ना अपना जो दोगलापन है वो छोड़ नहीं रहा है। ये दोगलापन क्यों मैं कह रहा हूं, आइए इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो ये अमेरिका ना ये किसी का सगा नहीं है, आप इतना याद रखो। इसको आप बहुत अच्छा कंट्री मानते हो, आपकी भूल है, मत मानो। ये क्या कर रहा है, ये रसिया, यूक्रेन, यूके, इजराइल और ये आपका जो दूसरी कंट्रीज हैं, सबको ना पीछे से सपोर्ट करता है। अब भैया जैसे मान लो वार हो रहा है, आप रहोगे, आप क्या करोगे, अरे यार बंद करो ये सब मत करो यार। ये क्या कर रहा है, जो पार्टिसिपेंट यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है डल होते जा रहा है, यूक्रेन को बोल रहा है तुम यार करो ना, हम तुमको सप्लाई देगा, हम है ना, हम तुमको वार इक्विपमेंट देगा। अरे भाई तुम शांति अमन बनाओगे यार, क्या कर रहे हो तुम। अब इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने भैया एक बहुत अच्छा काम कर दिया। अब मैं नहीं इनको बढ़िया से ले रहा हूं, इनके खुद की कंट्रीज के आदमी बोल रहे हैं हमारा पैसा काहे डुबा रहे हो। आप देखना इनके जो न्यूज है, जो आर्टिकल्स है, उनको पढ़ना। अमेरिकी घर ने यूएस हाउस पासेस मैसिव एड पैकेज फॉर यूक्रेन, इजराइल एंड ताइवान। क्या करना है तुमको भैया, तुम ये शांति नहीं बनाओगे, तुम सबको बांटते फिरोगे। और इनका मेन मोटिव क्या होता पता है, इनकी बंदूकें खूब बिकती हैं। अभी इजराइल को पता नहीं कितने बिलियन का बंदूक बेचा था। तो ये मस्त आदमी है, ये बैठ के देखता है तमाशा, है लड़ो लड़ो लड़ो, सब लोग लड़ो एक दूसरे से, सब लोग लड़ो। और इनका काम लड़ाना है, खुद का बेचना है, खुद का काम करना। और बहुत सही है, इनका डेट जो है वो ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, पूछो मत। कितना छापोगे नोट, छाप लो, एक ना एक दिन तुम्हारा बुरा हाल होगा। आ जाते हैं दूसरी चीज, ये थोड़ा नेगेटिव न्यूज है, इसको अच्छा न्यूज मत समझना। आ जाते हैं दूसरी तरफ, फ्यूचर मार्केट के अंदर क्या है, तो देखोगे भैया कल के दिन इनका जितना भी चिप वाला हल्ला हो रहा था कि एनवीडिया ने ये किया वो किया, इतना रुपया जोड़ दिए, इतना रुपया जोड़ दिए। आपको एक भी न्यूज ऐसी कल मिली कि एनवीडिया ने एक दिन में 10% स्टॉक लूज किया और इतने $बिलियन का मार्केट कैप खत्म कर दिया? नहीं मिली होगी। और जब बढ़ा था, जब इनका रिजल्ट आया था एनवीडिया का, तो क्या न्यूज आई थी, रिलायंस का 4 गुना अकेले एक दिन में जोड़ दिया, एचडीएफसी का 5 गुना अकेले जोड़ दिया। अरे भैया तुम लोग डेवलप्ड हो, हमारी कंट्री डेवलप हो रही है ना, होगी तो हम भी तुम्हारी इतना आ जाएंगे। हमारी कंट्री वालों के साथ दिक्कत क्या है ना, हम लोग अपने ही देश के बारे में नहीं सोचते, हम लोग अपने ही देश की बुराई करते। कुछ हो गया, अरे इंडिया खराब है, कुछ हो गया, इंडिया खराब है, इंडिया में गवार है, ये है वो है। यार ऐसे थोड़ी होता है, सबको सामंजस्य बिठा के एक दूसरे के साथ चल के ही काम करना पड़ेगा, तभी तो काम होगा। अब देखिए इनके साथ हुआ क्या, अगर आप देखोगे मैप में खोल के दिखाता हूं, कल भैया चिप वाली कंपनी जितने भी इनके टेक्नोलॉजी सेक्टर्स थे, एनवीडिया, एवीजो, एएमडी, क्यूकॉप, इंटेंस, एमयू, एडीआई और माइक्रोसॉफ्ट और एक्ल, एडोबी, सब के सब लुढ़क गए। और लुढ़कने का फायदा क्या हुआ, इनकी कितनी मल्टीपल मार्केट कैप खत्म हो गए। उसका न्यूज कोई नहीं देगा। क्यों देगा भैया,
है ना, सबको तो अमेरिका से ही प्यार है, विदेश से ही प्यार है, लेकिन ये चीज आपको मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखो कि चिप के जो हाव हल्ला हुआ था वो अब शांत हो गया है। अब देखते हैं क्या होगा आगे। फ्यूचर मार्केट के अंदर चलते हैं, फ्यूचर मार्केट के अंदर थोड़ी एनालिसिस अपनी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो चार्ट वाइज अगर देखोगे तो निकी, S&P 500, डाउ जोन्स, रसेल और कुछ मार्केट्स हैं जो स्टेबल होने के कगार पर हैं। और अभी देखो अगर फ्राइडे की हम लोग क्लोजिंग को यहाँ पर एक मोटे तौर पे देखें तो मुझे लगता है कि फ्राइडे की क्लोजिंग फ्लैट हुई है और थोड़ा सा जो इजराइल और ईरान के बीच का वार था ये थोड़ा सा स्टॉप हुआ है। बट देखिए कब तक ये बंद रहेगा ना, ये कोई नहीं जानता, ये कब तक रुका रहेगा वो कोई नहीं जानता। अगर इस हफ्ते मार्केट के अंदर फिर से इजराइल और ईरान के वार की कहानी नहीं सामने आती है तो इस बार मुझे लगता है कि सारे मार्केट रिकवर करेंगे। क्रूड के प्राइसेस में फॉल आएगा, गोल्ड के प्राइसेस में फॉल आएगा, सिल्वर के प्राइसेस में फॉल आएगा और विक्स भी घटेगा। ये मेरी एनालिसिस है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। जापान का मार्केट अभी भी नीचे है, क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, खराब न्यूज है, विक्स थोड़ा सा बड़ा, खराब न्यूज है। उसके बाद अगर आप देखो क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ा है, ये ठीक है, मतलब उतना नहीं बढ़ा लेकिन थोड़ा बढ़ा है, वो खराब न्यूज है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में दबा के जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो हमारे लिए थोड़ा सा निगेटिव न्यूज है। और अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए ये हम लोग ज्यादा इस पे नहीं काम करते हैं। हाँ, 30 ईयर का बॉन्ड, 10 ईयर का नोट और 5 ईयर का ऑक्शन नोट्स के अंदर थोड़ी कमी आई है, वो अच्छी न्यूज है। डॉलर अभी भी 105 पे है, 104 103 पे मैं एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम 104 पर या 105 एग्जैक्ट फिगर पर क्लोज होना चाहिए, बट नहीं हुआ है। थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट तो बना के रखा है। लेकिन एक चीज मैं आपको अपने बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर भी एनालिसिस करके बता देता हूं। देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक समानता मैं आपको समझाता हूं, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर भी। अगर कल के दिन IT सेक्टर ठीक है वीक रहता है, ठीक है, अगर मान लो कल के दिन, जो कल का दिन होगा, मंडे का दिन या हफ्ते भर वीक रहेगा, तो यहां पर आप मान के चलो कि जो आपका बैंकिंग सेक्टर होगा, अगर केवल IT सेक्टर रहा, मान लो पूरा का पूरा निफ्टी वीक रहा, कमजोर रहा, तो कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर जो होंगे वो सुपर स्ट्रांग होंगे कल के दिन। इन दोनों में ना इनवर्स रिलेशन चलता है, यानी IT सेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंकिंग सेक्टर, IT इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BS। ये बैंकिंग सेक्टर की कहानी है। अब चूंकि देश दुनिया का मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करने के मूड पे है और थोड़ा सा एक बार मैं ये भी आपको दिखा दे रहा हूं कि जो मेजर इंडाइसेस हैं वो किस तरीके से कल बंद हुए हैं। तो आप देखोगे तो ओवरऑल नेगेटिव पॉजिटिव यही हुआ है। चेंजिंग परसेंट आप देखोगे 3-3-2-2 के आसपास चेंज हुआ है। तो ये हफ्ते हम किस तरीके से प्लान करें अपने इंडियन मार्केट में और किस तरीके से प्लान करें हम अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल के दिन मार्केट ने एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया, लेकिन ये स्ट्रेंथ दोस्तों हो सकता हो कि ये स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग हो, या कई लोग यहाँ पर डर गए हों कि आज शुक्रवार है, आज फ्राइडे है, अपनी पोजीशन क्लोज कर लेते हैं, HDFC का रिजल्ट आने वाला है, इन्फोसिस विप्रो का आ चुका था, चलते हैं ना आराम से मंडे को काम करेंगे। हो सकता हो कि ये वो डर वाली रैली हो। तो हमें अब शॉर्ट की प्लानिंग कब करनी है, लॉन्ग की प्लानिंग कब करनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले लेवल आपको बना के दे दिए, 47,680 के ऊपर आपको लॉन्ग होना है। और अगर आप शॉर्ट की प्लानिंग करनी है तो फिर मैं वही लेवल जो आपको बताया था वही मैं फिर से आपको बताऊंगा कि अगर 47,000 के नीचे मार्केट रहता है तो ही आप यहां पर शॉर्ट की प्लानिंग करना। मैं अगर मोटी तौर पे बात बताऊं तो मुझे ऐसी पर्सनल फील है, या मैं जो देख पा रहा हूं मार्केट के अंदर, कि अगर अब जियोपॉलिटिकल टेंशन एक्सक्लेट नहीं होते हैं तो मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव सेंटीमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये जो फ्री गिफ्ट बांट रहे हैं यूक्रेन वगैरह को ना, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज आप कंसीडर कर सकते हो। बट ओवरऑल अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन मेंटेन रहता, मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर या निफ्टी धीरे धीरे करके थोड़ा करके इस तरीके से मार्केट में अंदर ये चढ़ेंगे। निफ्टी के अंदर कल के दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अगर वहां चिप कंपनीज डूब रही है तो क्या हमारा IT सेक्टर मजबूती से होल्ड कर सकता है। अगर IT सेक्टर भी मजबूती से होल्ड करता है तो निफ्टी के अंदर भी मुझे यहां पर एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगा। आइए निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का आपको समझ में आ ही गया है कि भैया ये देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है, बट यहां पर अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है और इसके ऊपर रहता है तो हमें बुलिश सेंटीमेंट रहेगा। शॉर्ट की प्लानिंग हम कर तो सकते हैं यहां पर कि रेजिस्टेंस देख के करें, लेकिन बहुत ज्यादा ही रिस्की होगा। तो 47,000 के नीचे आए तो ही शॉर्ट का प्लानिंग करना। ओवरऑल ट्रेंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं।
निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो निफ्टी के लिए देखिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपको 22,280 के आसपास मिल रहा है। तो अगर 22,280 के नीचे अगर निफ्टी रहता है, अगर इसके नीचे नीचे ट्रेवल करता है तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा आईटी सेक्टर वीकनेस में है। तो मुझे लगता है कि 22,280 के ऊपर ऊपर नीचे नीचे मार्केट के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। 22,000 एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर निफ्टी के लिए सपोर्ट है। अगर 22,000 पे शुरू करता है मार्केट और गैप डाउन खुल के, तो यहाँ से एक तुरंत इंस्टेंट बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। 22,000 के नीचे अगेन हम लोग मैसिव सेल ऑफ की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी स्ट्रक्चर पे मार्केट है। अगर 22,000 जाता है तो फिर मार्केट यहाँ पर नीचे तेजी से आ सकता है। लॉन्ग अगर होना है मान लो गैप अप के केस में, तो 22,290 या 95 के आसपास हम लोग यहाँ पर बाइंग ट्रेंड का यहाँ पर प्लान कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। और जैसे आप निफ्टी के अंदर काम करिएगा सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर भी काम करिएगा। और मोटी मोटी बात यह है कि अगर निफ्टी थोड़ा बहुत कल पॉजिटिव रहेगा तो बैंक निफ्टी उसका डबल पॉजिटिव हो जाएगा। डबल मतलब कि अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, निफ्टी अगर नेगेटिव है तो बैंक निफ्टी उससे थोड़ा कम नेगेटिव रहेगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अभी इन्फ्लुएंस जो है वो सबसे ज्यादा एक तो रिजल्ट को लेकर है और दूसरी चीज आईटी सेक्टर्स को लेकर है। ये रही आज की एनालिसिस। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सौरभ भाई हमें स्कैल्पिंग या स्विंग का जो फ्री कोर्स है वो कैसे मिलेगा। तो देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए सिंपल कर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी कॉस्ट। स्कैल्पिंग या स्विंग का जो कोर्स है वो आप कैसे ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, है ना। आपको अकाउंट ओपन करके पहला ट्रेड करके हमें मेल कर देना है। एंजल वन का लिंक है, आप अकाउंट ओपन करो, ट्रेड करो, हमें भेज दो। आपको ईमेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री राम।